नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 फरवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से होगा शुरू। कैबिनेट मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। दोनों नेताओं के बीच हुई कई अहम मुद्दों पर बात। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती में हरियाणा एसएससी ने पदों की संख्या बढ़ाई। स्टेनोटाइपिस्ट के 193 पद बढ़े। 6 फरवरी से होंगे आवेदन शुरू। राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर। मुफ्त अनाज योजना के तहत राशन लेने की प्रक्रिया में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी सस्ते फ्लैट ले सकेंगे। दिल्ली में 25% छूट मिलेगी। रिटायर्ड कर्मियों को भी फायदा। 31 मार्च लास्ट डेट। प्रदेश में रेवाड़ी एग्रीस्टैक फार्मर आईडी बनाने में टॉप। 58,767 किसान पंजीकृत। बिना बाधा के मिलेगा योजनाओं का लाभ। फतेहाबाद में पंडित जसराज जयंती बनाने पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। कार्यक्रम में पहुंचे प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा ने भी पंडित जसराज का संगीत में योगदान याद किया। जेजेपी का सरकार पर प्रहार। रेवाड़ी पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। भर्ती और शिक्षा के मुद्दे पर नायब सैनी सरकार को घेरा। हिसार में रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन। 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली की रखी मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द हरियाणा पहुंचने वाले हैं। सीएम सैनी ने की मुलाकात। अंबाला में शहीद स्मारक का कर सकते हैं उद्घाटन। और मारुति सुजुकी की कारें महंगी होंगी। लागत बढ़ना इसकी वजह। अप्रैल 2025 में 4% बढ़े थे दाम। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। सुबह की शुरुआत घने कोहरे से होती है। शाम को ठंडी शीतल हवाएं चलती हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग ने हरियाणा के उत्तरी हिस्से के लिए ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं वाहन चालकों को सलाह दी है कि वाहन धीरे चलाएं, फॉग लाइट का इस्तेमाल अवश्य करें और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करें। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद अब उत्तर पश्चिमी तेज हवाओं का असर भी दिखाई देने वाला है। इस मौसम प्रणाली से वातावरण में नमी बढ़ने के साथ साथ राज्य में आने वाले दिनों में सुबह के समय घंटों तक घना कोहरा छाया रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। दिन के तापमान में हालांकि बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड का सिलसिला ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। वहीं दूसरे सप्ताह में ठिठुरन कुछ कम हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार की देर शाम तक चली हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग गई है। मीटिंग के बाद सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से जानकारी दी गई कि बजट सत्र 20 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा। बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सिंह सैनी इस वर्ष यानी 2026-27 का अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। पिछला बजट 2,05,00,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, जो कि इस बार करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने की संभावना है। इस वर्ष होली 4 मार्च को है। ऐसे में सरकार की कोशिश रहेगी कि उत्सव से पहले पूरा बजट पारित कर दिया जाए। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में आवासीय क्षेत्रों में हेल्थ केयर को बढ़ावा, रिहायशी प्लाट में नर्सिंग होम के लिए पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे पात्र डॉक्टर कॉलोनियों में भी नर्सिंग होम बना सकेंगे। सबसे खास रहा ग्रुप डी की भर्ती को लेकर लिया गया फैसला। अब ग्रुप डी के पदों जिनमें न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या फिर उससे ज्यादा है पर भर्ती पूरी तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के आधार पर होने वाली है। पुरानी सीईटी जो कि 12 जनवरी 2024 वाली जो 11 जनवरी 2027 तक वैध है में पास उम्मीदवारों के अंकों यानी 95 में से को प्रतिशत में बदलकर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ताकि पुराने उम्मीदवारों को नुकसान न हो। सीईटी के अंकों को 100% वेटेज मिलेगा। कोई भी इंटरव्यू या अन्य टेस्ट नहीं होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत वाली खबर है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत निकाली गई ग्रुप सी की भर्तियों में बड़ा फेरबदल करते हुए पदों की संख्या में भारी बढ़ोतरी कर दी है। 6 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने अलग अलग कैटेगरी में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की है। संशोधन के बाद ग्रुप 2 के अंतर्गत स्टेनोटाइपिस्ट के पदों की संख्या 486 से बढ़ाकर 586 कर दी गई है। वहीं ग्रुप 3 के अंतर्गत स्टेनोटाइपिस्ट के पद 696 से बढ़ाकर 702 हो गए हैं। तो वहीं ग्रुप 3 में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पदों की संख्या 173 से बढ़ाकर 260 कर दी गई है। इसके अलावा आयोग ने आवेदन प्रक्रिया की तारीख में भी बदलाव किया है। पहले आवेदन 2 फरवरी से शुरू होने वाले थे, मगर अब ये 6 फरवरी 2026 से प्रारंभ होंगे। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले संशोधित विज्ञापन और सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। जानकारी और संशोधित विज्ञापन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर उपलब्ध है।
दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश के सबसे बड़े वोट चोर आज वोट चोरी चिल्ला रहे हैं। साल 2019 में भाजपा के साथ जाने पर बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं। उस समय अगर मैं भी विचलित होता तो आज दिल्ली मुंबई कॉरिडोर और रेवाड़ी का साउथ बाईपास नहीं होता। मुख्यमंत्री हर तीसरे दिन पंजाब जाते हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो पंजाब के चुनाव की चिंता छोड़कर हरियाणा के हिस्से का पानी लाने का प्रयास करें। जसपा 13 मार्च को हांसी में प्रदेश स्तरीय युवा रैली आयोजित करने वाली है। उन्होंने सोमवार को रेवाड़ी अनाज मंडी में आयोजित युवा योद्धा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। दुष्यंत चौटाला ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को वोट चोरी पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रोहतक लोकसभा से 382 वोटों से देवीलाल को हराया। देवीलाल के पास बहुमत होते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल के जरिए भजनलाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आज तक प्रदेश में इससे बड़ी वोट चोरी नहीं हुई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा की नायब श्रेणी सरकार भेदभाव कर रही है। फसलों के मुआवजे के लिए रेवाड़ी में 3 बार वेरिफिकेशन होने के बाद भी किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। लाडवा और अंबाला में बिना वेरिफिकेशन के ही मुआवजा वितरित कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार हायर एजुकेशन संस्थानों को बंद करने के इरादे से यूजीसी लेकर आई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही रोक लगा दी। केंद्र की योजना देश की सभी यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन संस्थानों को अपने अधीन लेने की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र ने अपने बजट में शहरों को हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार को गाँव की चिंता नहीं है। केंद्रीय बजट में गाँव और किसानों के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा को कुछ नहीं मिला। हरियाणा का बजट भी ऐसा ही होगा। सोने चांदी और शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट ने बजट की पोल खोलकर रख दी है। फतेहाबाद जिले के गांव पेली बंदोरी में सोमवार को देश विदेश में अपनी गायकी से पहचान बनाने वाले शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी चीफ गेस्ट रहे। वे खराब मौसम के कारण करीब 1.5 घंटे की देरी से कार्यक्रम में पहुंचे। मंच पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज, गायक अनूप जलोटा सहित पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। सीएम ने गाँव में बनी लाइब्रेरी में पंडित जसराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि हम पंडित जसराज की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की 4थी वर्षगांठ भी मना रहे हैं। यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को सहेज रहा है, साथ ही इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का पवित्र काम भी कर रहा है। पंडित जसराज एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे। सन 1930 में इसी गांव पीली मंदोरी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्म लेने वाले पंडित जी के सिर से बाल्यावस्था में ही पिता का साया उठ गया था। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक से बढ़कर एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। सीएम ने कहा कि सातों महाद्वीपों पर अपने गायकी का परचम लहराने वाले वे पहले भारतीय बने। यह हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा की तो हवाओं में ही संगीत है। हरियाणा के राग रागनियों, फाग, धमाल जैसे लोक नृत्यों की धूम आज भी है। यह पंडित जसराज जैसे तपस्वियों का ही प्रभाव है कि प्रदेश में आसावरी, धनासरी, बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर गाँव के नाम रखे गए हैं। इस दौरान पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि उनके पिता को जो भी सम्मान मिलता है वह पीली मंदोरी की ही बदौलत है। उनके पिता ने हमेशा कहा है कि गांव की मिट्टी पावन है, उसको हमेशा नमन करना। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा ने भी पंडित जसराज का संगीत में योगदान याद किया। उन्होंने मीरा हो गई मागन, लागी ऐसी लागन भजन सुनाया। सीएम नायब सिंह सैनी ने गाँव पीली मंदोरी में 33 किलोवाट बिजली घर बनाने, एससी व बीसी चौपाल के लिए 11-11 लाख रुपए की ग्रांट देने और लाइब्रेरी का नवीनीकरण करवाने की घोषणा की। साथ ही भट्टू उप तहसील को तहसील बनाने, भट्टू मंडी में ITI बनवाने का भी भरोसा दिलाया। हरियाणा के सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों को अब दिल्ली में सस्ते फ्लैट मिलेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने अपनी कर्मयोगी आवास योजना 2025 के तहत आवेदन मांगे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने भी इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। DDA के वाइस चेयरमैन N सरवाना कुमार ने एक लेटर भेजा है जिसमें बताया गया है कि इस योजना में दिल्ली के नरेला इलाके के पॉकेट 9 यानी सेक्टर A10 से A14 में 1168 रेडीमेड घर दिए जाएंगे। ये फ्लैट 25% तक की छूट पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अप्लाई करने के लिए 31 मार्च लास्ट डेट है। लेटर मिलने के बाद चीफ सेक्रेटरी ने ये जानकारी सरकारी विभागों और ऑफिसों के जरिए राज्य सरकार के कर्मचारियों तक पहुंचा दी है ताकि वे टाइम पर अप्लाई कर सकें। रेजिडेंशियल यूनिट में 1, 2 और 3 बेडरूम वाले फ्लैट शामिल हैं, जिनमें पार्किंग सुविधा, लिफ्ट, बड़ी बालकनी, सामुदायिक केंद्र या क्लब हाउस और पर्याप्त खुला हरा भरा स्थान उपलब्ध है। जो लोग इस योजना के नियमों को पूरा करते हैं वो एक या एक से ज्यादा फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा इलाका सिर्फ इस योजना के तहत अर्जी देने वालों के लिए रखा गया है। इससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों, लोकल बॉडी और सरकारी यूनिवर्सिटी के काम कर रहे और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को फायदा होगा। ये योजना 31 मार्च 2026 तक खुली रहेगी। अर्जी DDA की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करनी होगी, जहां नियम, लेआउट और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कीमत जैसी सारी जानकारी एक ब्रोशर में दी गई है।
रेवाड़ी जिले ने एग्रीस्टेक में फार्मर आईडी बनाने में प्रदेश में टॉप किया है। जिला में पीएम सम्मान निधि में पंजीकृत 38,767 किसानों में से 35,677 की आईडी बनाई जा चुकी है। एग्रोस्टेक फार्मर आईडी बनने से किसानों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी समस्या के मिल सकेगा। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि किसानों की आईडी बनाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी गाँव-गाँव जा रहे हैं। फार्मर आईडी बनाने के साथ किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में पीएम सम्मान निधि में 58,677 किसान पंजीकृत हैं। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि एग्रीस्टेक फार्मर आईडी किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। इससे उन्हें सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं, सब्सिडी, बीमा, ऋण इत्यादि योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से बिना किसी परेशानी के मिल सकेगा। फरीदाबाद में चल रहे 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हरियाणवी लोक संगीत ने पर्यटकों का दिल जीत लिया। चौपाल पर प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री महावीर गुड्डू ने तू राजा की राजकुमारी, पानी आली पानी प्यादी जैसे लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। उनके गीतों पर देश विदेश से आए पर्यटक झूमते हुए नजर आए। सूरजकुंड मेला परिसर में 15 फरवरी तक रोजाना मुख्य चौपाल, बड़ी चौपाल, छोटी चौपाल और महा चौपाल सहित तमाम तरह के विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर देश विदेश के प्रख्यात कलाकार अपने अपने प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के लोक कलाकार महावीर गुड्डू और उनकी टीम ने बड़ी चौपाल पर हरियाणवी संस्कृति की झलक पेश की। उन्होंने बिना किसी अंतराल के 2 घंटे से अधिक समय तक लगातार प्रस्तुति देकर दर्शकों को बांधे रखा। इस अवसर पर हरियाणा पर्यटन निगम के एमडी पार्थ गुप्ता सहित कई अधिकारी एवं तमाम तरह के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मेला सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चलता है। पिछले 38 वर्षों से यह मेला भारतीय लोक कला, संस्कृति और शिल्प परंपराओं को न केवल संरक्षित कर रहा है बल्कि उन्हें नई पीढ़ी और वैश्विक मंच से भी जोड़ रहा है। सूरजकुंड मेले को देखने जाने वालों के लिए इस बार 120 रुपए से लेकर 150 रुपए में टिकट मिलेगा। वीकेंड पर 150 से 200 रुपए के बीच ये टिकट पड़ने वाला है। 5 साल से कम बच्चों की एंट्री फ्री रहेगी, तो वहीं 5 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच लगेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि मुफ्त अनाज योजना के तहत राशन लेने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार डिजिटल फूड कूपन शुरू करने जा रही है, जिससे लोगों को राशन लेने के लिए न तो कागजी राशन कार्ड साथ रखना पड़ेगा और न ही बार बार मशीन पर अंगूठा लगवाना पड़ेगा। आने वाले समय में लाभार्थी का मोबाइल फोन ही राशन कार्ड की तरह काम करेगा। सरकार का मकसद है कि राशन वितरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद हो सके, ताकि आम आदमी को लाइन में लगने एवं तकने की दिक्कतों से राहत मिल सके। पहले चरण में बहुत कम संख्या में लोगों को शामिल किया जा रहा है, ताकि समझा जा सके कि नेटवर्क, मोबाइल इस्तेमाल और दुकानों पर व्यवस्था लागू करने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। अभी राशन व्यवस्था में अंगूठे का निशान नहीं मिलने, मशीन खराब होने या गलत प्रविष्टि जैसी शिकायतें सामने आती हैं। इस नई व्यवस्था में पात्र परिवारों के मोबाइल फोन में हर महीने डिजिटल फूड कूपन जमा कर दिए जाएंगे। ये कूपन खास तरह के वॉलेट में रहेंगे, जिन्हें केवल राशन की दुकान पर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। लाभार्थी जब उचित मूल्य की दुकान पर जाएगा तो दुकानदार के पास लगे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करेगा। स्कैन होते ही कूपन कट जाएंगे और राशन मिल जाएगा। न कार्ड दिखाने की जरूरत होगी और न ही अंगूठा लगाने की मजबूरी। पूरा लेन देन अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। इन दिनों जियो और एयरटेल के बीच भी काफी तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंपनियों की तरफ से एक से बढ़कर एक बेहतरीन रिचार्ज प्लान पेश किए जा रहे हैं। आज की इस खबर में हम आपको जियो और एयरटेल के 2 ऐसे प्लान्स के बारे में डिटेल देंगे, जिनकी कीमत में महज 1 रुपए का ही अंतर है, परंतु इनमें मिलने वाले बेनिफिट्स काफी अलग अलग है। जियो के 198 रुपए वाले प्लान के बारे में बातचीत की जाए तो यह प्लान पूरे 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन है जिन्हें ज्यादा डेटा की आवश्यकता होती है। इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 2 GB डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ साथ हर दिन 100 फ्री SMS भी मिलते हैं। जियो के इस प्लान में यूजर्स को जियो टीवी का फ्री एक्सेस प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वहीं एयरटेल के 199 रुपए वाले प्लान की बात करें तो यह प्लान पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में यूजर को इंस्टेंट यूज करने के लिए टोटल 2 GB डाटा मिलता है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए एकदम बेहतरीन है जिन्हें ज्यादा डाटा की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वैलिडिटी की आवश्यकता होती है। एयरटेल के इस प्लान में यूजर्स को जियो की तुलना में लगभग डबल वैलिडिटी मिलती है। इसमें यूजर्स को हर दिन अनलिमिटेड वॉइस कॉल के अलावा 100 फ्री SMS का बेनिफिट भी मिलता है। जियो का प्लान डेटा यूजर्स के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। तो वहीं एयरटेल के प्लान की बात की जाए तो जिन यूजर्स को ज्यादा वैलिडिटी चाहिए उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है।
हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश भर में 6000 नए राशन डिपो खोलने का खाका तैयार कर लिया है। इस संबंध में विभाग ने पूरा प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दफ्तर में स्वीकृति के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही प्रदेश भर में नए राशन डिपो आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह योजना राज्य में बढ़ती आबादी और राशन कार्ड धारकों की संख्या को देखते हुए तैयार की गई है, ताकि उपभोक्ताओं को उनके घर के नजदीक ही सस्ता राशन आसानी से उपलब्ध हो सके। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर ने बताया कि अब सीएम से मंजूरी मिलते ही राशन डिपो अलॉट कर दिए जाएंगे। इस योजना की सबसे अहम बात यह है कि नए राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी 6000 नए डिपो में से लगभग 2000 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रक्रिया में विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। अब हर गाँव में 500 राशन कार्ड पर एक नया डिपो खोल दिया जाएगा, जिससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी वार्डों में राशन वितरण व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। वर्तमान में प्रदेश में 9247 राशन डिपो संचालित हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना जरूरी है। आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी वर्ग में उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी है। सैलरी 17,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, सोमवार को उसकी घोषणा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इस डील की घोषणा की। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमति जताई है। ट्रंप के मुताबिक जरूरत पड़ने पर भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की 46 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 500 अरब डॉलर से अधिक की खरीद का संकल्प लिया है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। इसमें व्यापार यानी ट्रेड और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का विषय भी शामिल था। बता दें कि ट्रंप ने अप्रैल 2025 में भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और फिर रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% और पेनल्टी का ऐलान किया था। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि भारत पर अब कुल टैरिफ 18% ही होगा। पीएम मोदी ने लिखा कि मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। यह जानकर बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार फैसले के लिए मैं भारत के लोगों की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दिल से धन्यवाद करता हूं। जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश मिलकर काम करते हैं तो इसका सीधा फायदा हमारे लोगों को मिलता है और आपसी सहयोग के नए और बड़े मौके खुलते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स पार्थो बनर्जी ने बताया कि कमोडिटी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, जिससे अब गाड़ियों के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है। कंपनी अब तक लागत का भार खुद उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इसे ग्राहकों पर डालना मजबूरी हो गया है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि कीमतें कब से और कितनी बढ़ाई जाएंगी। कंपनी ने इससे पहले अप्रैल 2025 में अपनी कारों की कीमतें 4% तक बढ़ा दी थी। कंपनी ने पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों का ध्यान रखते हुए जनवरी में प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम शुरू की है। बनर्जी ने बताया कि जिन लोगों ने गाड़ियां बुक कर ली हैं लेकिन प्रोडक्शन की कमी के कारण उन्हें डिलीवरी नहीं मिल पाई है, उनसे बढ़ी हुई कीमतें नहीं ली जाएंगी। उन्हें उसी दाम पर कार मिलेगी जिस पर उन्होंने बुकिंग की थी। बजट के एक दिन बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 943 अंक चढ़कर 81,666 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 262 अंक की तेजी रही और ये 25,088 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के ऑटो, एफएमसीजी, मेटल और ऑयल एंड गैस सेक्टर में 2% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं आईटी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। बजट पेश होने के एक दिन बाद चांदी में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJ
CAA के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 6,251 रुपए गिरकर 2,59,500 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 3 कारोबार दिन में चांदी की कीमत 1,20,000 रुपए कम हो चुकी है। वहीं सोने के दाम में बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 49 रुपए बढ़कर 1,48,746 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले बीते 2 कारोबारी दिन में इसकी कीमत 26,000 रुपए कम हुई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुनाफा वसूली के कारण सोने व चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,36,251 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।